So good morning, everyone. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. So how is everyone? How was the weekend? कैसा हुआ आज का क्विज आपका? Usual, sir. हाँ, क्या Sir, क्विज बहुत ही घटिया। घटिया क्या हो गया? मतलब कंफ्यूजन था? सर पहली बात तो नो सर, हम लोग को टाइम बहुत कम मिला। पहले तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, फिर किसी तरह स्टार्ट हुआ। 9:12 के अराउंड स्टार्ट हुआ होगा। फिर 9:50 पे ही सर ने बोल दिया कि 9:55 पे सबमिट करना है और 45 क्वेश्चंस होते हैं सर। पूरा 1 घंटा नहीं मिला आपको? नो सर, 45 Sir, मिनट्स मिले। जैसे सर 15 15 क्वेश्चंस तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले होते हैं। हाँ, नहीं 1 आवर तो पूरा मिलना चाहिए। कोई नहीं अगर मिला आपका 5 मिनट लेट हो जाता कोई बात नहीं थी। क्लास में बात करते, ठीक है, बिकॉज आई थिंक 45 क्वेश्चन 60 मिनट्स एकदम टाइम बाउंड रहते हो। और खास तौर पे जो पार्ट बी वाला जो पार्ट है सेक्शन, उसमें तो सोचना पड़ता होगा ज्यादा। यस सर, उसमें बहुत सोचना पड़ता है और बहुत ध्यान देना पड़ता है कि गलती से कोई एक ज्यादा एक कम हो गया तो वो जो सही किए वो भी चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सो एनी गुड न्यूज टुडे फ्रॉम एनीवन? ये तो अच्छी न्यूज नहीं थी कि हमारा अच्छा भी कोई खबर सुनाएगा? क्या सर? Any news which is good in nature for all of us. No news is a good news. Oh my God. सर अनुषी बता सकती है अगर उसका हो गया हो तो। अनुषी है? So अनुषी का नहीं है सर। नहीं है तो खैर वो बताएगी खुद ही, बट मोस्ट प्रॉब्ली एचआर राउंड तक जो पहुंच जाते हैं वो बहुत ही रेयर होगा कि उनका ना हो। सो आई बिलीव कि दैट वुड बी द, मतलब एटलीस्ट आपके बैच में शुरुआत में मान के चल रहा हूँ कि हो चुकी है प्लेसमेंट के लिए। और थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, हम लोग बस चाहते यही है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लेस हो जाएं। और शुरुआत हो गई है अगर, और इस समय जो लोग थोड़ा सा चिंतित हो रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इट्स अ गुड साइन कि ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट तो कर रहे हैं। सो जस्ट गियर अप एंड नेक्स्ट इज कॉग्निजेंट एंड आफ्टर दैट टीसीएस। ये दो मेन कंपनीज तो हैं ही, सो प्रिपेयर फॉर दैट। एंड आई बिलीव कि अगर अनुषी होती तो वो अच्छी खबर वो जरूर बताती। ठीक है, सो आज आई डोंट नो व्हाई अभी तक सारे स्टूडेंट्स भी नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, बट आई विल गो फर्दर। आज आपको मैं सर आज आपका जूम सर ऐप से कनेक्ट हो रहा है सर? हमारे यहाँ जूम वही नहीं हो रहा है सर, ब्राउजर से वो कनेक्ट कर रहा है सर, ऐप से कनेक्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा, तो कुछ प्रॉब्लम होगी जूम में, मैं नहीं जानता। मैं तो लैपटॉप से कर रहा हूँ इस समय, करंटली मैं लैपटॉप पर हूँ। सो मे बी देयर मे बी सम टेक्निकल इशू की मोबाइल फोन से ना हो रहा हो। आपको आपने ट्राई किया होगा या आपको? नहीं सर, मोबाइल नहीं सर, लैपटॉप से ही कर रहे हैं सर, लेकिन ऐप नहीं, ऐप से। अच्छा, मैं वेब से किया हूँ, मैंने वेब से किया है, ऐप से नहीं किया हुआ है। हाँ सर वो आपने पीडीएफ दिया नहीं सर ट्यूब के लिए सर, उसमें एक क्वेश्चन पूछना भी था। हाँ, मैं दे दूंगा,
मैं आपको दे दूंगा। कुछ चीजें और मैं बढ़ा लेता हूँ, वो दे दूंगा, आप ही के लिए है वो चीज। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग टेक्निक। सो अगर इनके बारे में अगर हम सोचें तो व्हाट डू यू फील कि इसका डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या है? क्या ये इसमें हम और अगर इम्प्रूवमेंट सोचें तो क्या हो सकता है? एनीवन? In the boundary value analysis, we were concentrating on various individual variables, उनके boundaries पे concentrate कर रहे हैं. Whereas equivalence class partitioning technique में मैं एक variable को divide कर दे रहा था, जहां पर उनका features common आ रहे थे. यही हो रहा था. So अगर मैं इसमें और improvement चाहूं तो आप कैसे visualize करते हो, या इसमें और हम improvement क्या कर सकते हैं? Hello. I am only seeing myself. I hope everyone is there now. Yes, sir. हाँ, so क्या कर सकते हो बेटा? Suppose this is a question of the HR round, not the HR round but technical round. तो आप कैसे visualize कर रहे हो? What is the according to you इसमें क्या एक limitation है दोनों ही method में? और मैंने अभी जस्ट स्टेटमेंट में दिया भी है, बताया भी है. मैंने ये बताया कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आपका एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बाउंड्रीज को देख रहा है, यही तो था, और उनकी बाउंड्रीज के आसपास देख रहा है, जिसके बेसिस पर ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाउंड्रीज पर कोई बग नहीं है. इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग टेक्निक मेथड में क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर वेरिएबल के आपके जो सेम फीचर्स आ रहे हैं, सेम तरह की चीजें आ रही हैं, उनको क्लासेस में डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने के बाद फिर उस क्लास का एक रिप्रेजेंटेशन हम ले रहे थे और उसको हम लोग फिर टेस्ट केस उससे रिलेटेड बना रहे थे. ये दोनों है. दोनों ही चीज में मैंने एक चीज कॉमन बोली है जो उसकी लिमिटेशन है. वो क्या है? मैंने दोनों ही चीज में ये कहा हुआ है कि एक वेरिएबल पे ध्यान दिया जा रहा है. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में भी एक वेरिएबल की बाउंड्री पे ध्यान दिया जा रहा है. इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग टेक्निक में भी एक वेरिएबल के अलग अलग क्लासेस या पार्टीशंस हम उसमें डेवलप इस प्रकार से कर रहे हैं कि वो कॉमन तरह के बिहेवियर दे रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही केस में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कंडीशंस को कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो, चाहे वो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग टेक्निक है. और हम जो चाह रहे हैं अगर कि वो ये कि हम कंसिडर करें कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इनपुट कंडीशंस, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दोनों ही केस में. आई होप यू एग्री विद दिस. Yes, sir. सो जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है और इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग मेथड है, दे डू नॉट कंसिडर कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट कंडीशंस. Those consider each input separately. दोनों ही केस में मैंने जो चीज बोली हुई थी वो बोली हुई थी एक वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अलग अलग इनपुट को वो जो है इंडिविजुअल तरीके से वो कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं. और कभी कभी ऐसा हो सकता है देयर मे बी सर्टेन क्रिटिकल बिहेवियर which has to be tested, जहां पर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कंडीशंस पे ही वो अराइज हो रहा हो. और अगर वो एक इनपुट कॉम्बिनेशन इनपुट सेट ऐसे कॉम्बिनेशन के पे ही वो अराइज हो रहा है, तो उस केस में अगर मैं इंडिविजुअल वेरिएबल को टेस्ट कर रहा हूं तो वो शायद हमसे मिस हो जाए. यहां पर हमारे पास जो मदद के लिए आता है या जो काम आता है वो टेक्निक जो है वो दैट इज नोन एज डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग. एंड आई थिंक डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग, आपने डिसीजन टेबल क्या होता है इसके बारे में आइडिया होगा भी आपको. बट डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग कैन बेसिकली चेक at those particular situations जहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कंडीशंस की हम लोग को कंसिडर हम लोग करते हैं, हम उसकी बात करते हैं.
ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग और से हम टेस्ट केसेस को डेवलप करें, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अ डिसीजन टेबल इज। सो आकाश, हाँ बताओ बेटा, आपने हाथ रेज किया हुआ है, यू हैव रेज्ड योर हैंड। एनी क्वेश्चन आकाश? सुचित्रा, you have also raised your hand. सुचित्रा ने तो लोअर कर दिया। आकाश, अरे हाथ दर्द होने लगेगा, बता दो क्वेश्चन। मैंने ही लोअर कर दिया। सो व्हाट इज अ डिसीजन टेबल? एनीवन? व्हाट इज अ डिसीजन टेबल बेटा? सर ये रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। इसमें एक साइड हम कंडीशन रखते हैं और दूसरे साइड सर मतलब ऐसे ही होता है, रो एंड कॉलम टेबल टैबुलर फॉर्म में होता है ये। ठीक बात है, ये टैबुलर फॉर्म में होता है। सो अगर हम देखें तो डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन टेबल को एक्सप्लेन करने से पहले, इट इज अ यूजफुल मेथड टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ टैबुलर फॉर्मेट। जैसे अभी आपने बताया हुआ है कि टैबुलर फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो जो मेरे पास इनपुट कंडीशंस है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उसको मैं डिपिक्ट कर रहा हूं एक टैबुलर फॉर्म में। और टेबुलर फॉर्म में हम जब डिपिक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ वेरियस सेट ऑफ पॉसिबल कंडीशंस और उनके कॉम्बिनेशंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, और उन कंडीशंस के बेसिस पर कैसे बिहेवियर होगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा, इसको ये उसके बेसिस पर हम लोग टेस्ट केसेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलप करते हैं। So with the help of decision table based testing, we try to consider complex combinations of input conditions which results in certain actions, और उन actions को ही हम लोग टेस्ट करने की उनके बेसिस पर ही हम लोग टेस्ट केसेस बनाते हैं। तो ठीक है। सो डिसीजन टेबल जैसे अभी आपने बताया हुआ है, हमें पहले तो डिसीजन टेबल होता क्या चीज है ये क्लियर होना चाहिए, फिर हम टेस्ट केसेस को बनाएंगे। अगर हम डिसीजन टेबल को देखें तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में हमारे पास डिवाइडेड है। वो 4 क्वाड्रेंट्स क्या है, उनको हम लोग कहते हैं एक्शन स्टब, कंडीशन स्टब, एक्शन एंट्री एंड कंडीशन एंट्री। जैसे जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपके पास ये जो पर्टिकुलर साइड है, जो लेफ्ट साइड है, वो है हमारा, दिस इज द कंडीशन स्टब। So condition stub is basically a list of input conditions for which the complex combination is made. ठीक, यहां पर हम ये अलग अलग कंडीशंस दे रहे हैं, C1, C2, C3। तो ये जो आपका क्वाड्रेंट है, इसको अगर डिवाइड करें इस तरीके से, लाइन ठीक से नहीं आई हुई, बट ये हम इसको देखें तो इस टेबल को हम 4 क्वाड्रेंट्स, 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, दिस इज नोन एज कंडीशन स्टब, और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस को और कंडीशंस को हम लोग लिख रहे हैं। तो ये मेरा कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3 है, और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कंडीशन स्टब। सो अगर आपको डिफाइन करना पड़े व्हाट इज अ डिसीजन टेबल इज बेसिकली अ टेबुलर फॉर्म एज यू हैव जस्ट सेड, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 quadrants. First quadrant is known as the condition stub, and in the condition stub we have a list of input conditions for which we have complex combinations. उनके complex combinations को हम लोग लिखते हैं। तो अभी आगे हम लोग अभी जो है एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें भी हमें और पता चलेगा। दूसरा आता है हमारे पास, दैट इज नोन एज एक्शन स्टब। तो जो इसका लोअर पार्ट है, ये हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज नोन एज action stub. And action stub, it is a list of resulting actions. तो ये जो A1 है, A2 है, A3 है, this is the resulting actions which will be performed if a particular combination of input condition is satisfied. तो मान लो ये इनपुट कंडीशन है कि C1 हमारा और C3 ट्रू आ रहा है, तो एक्शन क्या हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्शन इज A2। ओके, सो एक्शन स्टब में क्या हमें पता चल रहा है, वो पता चल रहा है रिजल्टिंग एक्शन क्या होगा। कंडीशन स्टब में हमें लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस पता चल रहे हैं, कौन कौन से कंडीशंस आ रही हैं।
फिर मेरे पास आ रही है कंडीशन एंट्री। तो यहाँ ये कंडीशन एंट्री, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये एंट्री लिखा हुआ है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहां हम ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं, दिस इज नोन एज कंडीशन एंट्री। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम हर पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पर वो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, हम इसको इनपुट कर रहे हैं, चाहे हम ट्रू फॉल्स इनपुट करें, चाहे 0 1 इनपुट करें, कोई भी बाइनरी चीज हम यहाँ पर इनपुट यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे ये रूल 1 के अगेंस्ट में क्या लिखा हुआ है, रूल 1 में लिखा है दैट C1 इज ट्रू, C2 इज फॉल्स, C3 इज ट्रू। तो ये पर्टिकुलर मेरी एक कंडीशन एंट्री है जहां पर C1 और C3 ट्रू है और C2 फॉल्स है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, एक्शन A2। तो जहां पर मैं ये एंट्री कर रहा हूं कि वो रिजल्ट क्या होगा, इसको बोला जाता है एक्शन एंट्री। ठीक है, तो जो लिस्ट ऑफ एक्शंस हैं which are associated with a specific procedure और a specific set of conditions, जो डिसीजन फाइनली हो रहा है वो हमारे एक्शन के फॉर्म में हो रहा है, और वो हमें पता चल रहा है एक्शन एंट्री में। तो डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग में हम लोग, इसका फायदा क्या है, सबसे पहले इसका फायदा तो ये है कि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस या अलग अलग वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस का हम लोग इफेक्ट क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने जो बातें किया हुआ था वो किया था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस या इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, दोनों ही केस में हम लोग बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए हम लोग ने अगर बात ये चीज की हुई है, वो लिमिटेशन को हम लोग दूर कर रहे हैं डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग में। और फिर फाइनली एक्शन क्या होगा, ये एक्शन हम लोग देख रहे हैं इन द एक्शन एंट्री, और वो करस्पॉन्डिंग एक्शंस क्या पॉसिबल हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एक्शन स्टब। तो 4 हमारे क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं डिसीजन टेबल के, दोज आर कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब, कंडीशन एंट्री एंड एक्शन एंट्री। और इन चारों की डेफिनेशंस आई थिंक हम लोगों को क्लियर हो गई होगी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द डिसीजन टेबल, what exactly a decision table is? Anyone? Is it clear? Yes sir. Fine. ठीक है, तो हमें अगर ये डिसीजन टेबल क्लियर हो गई है तो उस केस में अब हमें क्वेश्चन भी हम करते हैं और सीधे हम लोग ये देखेंगे। Now I hope you are having a paper and pen with you, जिससे कि अगर अगला जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप हमें समझ में आएगा। बट ध्यान में बस मैं 4 पॉइंट्स बोल रहा हूँ, उन 4 पॉइंट्स को अभी में मैंने नहीं लिखा हुआ है, बट इस चीज को ध्यान रखना जो हम बोल रहे हैं इन 4 पॉइंट्स को, कि टेस्ट केस कैसे हम डिजाइन करते हैं यूजिंग डिसीजन टेबल। So for designing test cases from a decision table, हम इसको इंटरप्रेट इस तरीके से करते हैं कि जो मेरे कंडीशन स्टब्स हैं, सो उनको हम इंटरप्रेट करते हैं अपने टेस्ट केस के इनपुट्स की तरह। जो हमारे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी इंटरप्रेट कंडीशन स्टब्स एज द इनपुट्स फॉर द टेस्ट केस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, वी इंटरप्रेट condition stubs as the inputs for test case. This is the first point. The second point is we interpret action stubs as the expected output. तो जब हम टेस्ट केस बनाते हैं तो एक जगह क्या होता है, सेट ऑफ कंडीशंस, इनपुट क्या होगा, फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा। तो जो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट की बात हो रही है वो कैसे हमें पता चल रही है, वो पता चल रही है वी इंटरप्रेट एक्शन स्टब्स की मदद से हो रही है। वी इंटरप्रेट द एक्शन स्टब्स एज द एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर द टेस्ट केस। ठीक है, एंड द रूल इज दैट जो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कंडीशंस आ रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कंडीशंस ही हमारे टेस्ट केस अपने आप में बन जाते हैं। ये दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट ये है, जैसे फॉर्मूला अगर हमें ध्यान रखना है वो क्या चीज है, if there are k rules over n binary conditions, then there are at least k test cases and at most 2 to the power n test cases। तो यहाँ कोई फिक्स नंबर ऑफ टेस्ट केसेस नहीं बता रहा हूं, रादर एक रेंज बता रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो अगर मेरे पास k रूल्स हैं
तो ये सब रूल्स हैं, यहां पर आपको टेबल से दिख रहा होगा. इफ देर आर k रूल्स ओवर n बाइनरी कंडीशंस, सो दीज आर द कंडीशंस, देन देयर आर एट लीस्ट k टेस्ट केसेस. तो हर एक रूल के करस्पॉन्डिंग में एक टेस्ट केस बनेगा. एंड एट मोस्ट 2 to the power n टेस्ट केसेस. तो यहां पर जैसे 3 है तो 2 to the power 3 यानी कि 8. तो अगर मैं ये टेबल जो हमें सामने दिख रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने बन सकते हैं अगर हमारे पास कंडीशन 3 दिया हुआ है, दैट इज 2 to the power 3. क्योंकि ये बुलियन है तो एक टेबल जब बनती है तो बुलियन कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं अगर n वेरिएबल्स हैं, दैट इज 2 to the power n. ये उससे निकल के आ रहा है. तो डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग में प्रिसाइसली कितने टेस्ट केस बनेंगे ये तो नहीं आ रहा है, बल्कि एक रेंज आ रही है. कितने रूल्स दिए हुए हैं और कितने मेरे पास कंडीशन वेरिएबल्स, उनके बेसिस पर हमें ये मालूम हो रहा है कि अगर मेरे पास k रूल्स हैं और n बाइनरी कंडीशंस हैं तो कम से कम k टेस्ट केसेस बनेंगे और एट मोस्ट 2 to the power n टेस्ट केसेस बनेंगे. ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कैसे डिजाइन करते हैं डिसीजन टेबल की मदद से. तो पहला काम क्या होगा? पहला काम ये होगा कि जो आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन या प्रोग्राम, उसका आपका डिसीजन टेबल आपको बनाना है. और जब आप डिसीजन टेबल बना लोगे तो उसकी मदद से सेकंड स्टेप मेरा आएगा टेस्ट केसेस को डेवलप करना. डिसीजन टेबल की बात करें तो डिसीजन टेबल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब, कंडीशन एंट्री एंड एक्शन एंट्री. और वो चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि हम कैसे बनाएंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए. उसके बाद जब हमारा डिसीजन टेबल बनेगा तो हम टेस्ट केस को डिजाइन करते हैं यूजिंग डिसीजन टेबल. और यहां पर हम जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो 4 पॉइंट्स मैंने बोले हुए हैं. वो कौन कौन से बोले हैं? वी इंटरप्रेट कंडीशन स्टब्स एज द इनपुट्स फॉर द टेस्ट केस, पहला पॉइंट था. दूसरा है वी इंटरप्रेट एक्शन स्टब्स एज द एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर द टेस्ट केस. Okay, third rule is that the combination of input conditions they become the test case itself. तो ये particular एक combination of input condition है, true false true या true etc. और फोर्थ पॉइंट है कि if there are k rules over n binary conditions then there are at least k test cases and at most 2 to the power n टेस्ट केसेस. ये 4 रूल्स हमें मालूम होने चाहिए, ध्यान में रहने चाहिए जहां पर हम टेस्ट केस डिजाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिसीजन टेबल. फाइन. तो अब एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं तो उसको समझ में आएगा आपको और फर्दर. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल को अगर पेपर पेन है तो अपने साथ लिए भी रहो. और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं बोल भी दे रहा हूं. अ प्रोग्राम calculates the total salary of an employee with the conditions that if the working hours are less than or equal to 48 then give normal salary. The hours over 48 on normal working days are calculated at the rate of 1.25 of the salary. However, on holidays or Sundays the hours are calculated at the rate of 2 times of the salary and you have to design the test cases using decision table testing. Fine. तो 2 स्टेप्स मैंने बताए हुए. पहला स्टेप क्या है? You have to make the decision table. You have to make the decision table. So I'll give you 2 minutes and you try to make the decision table of this particular question. Okay. और अगर आप कर लेते हो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, मैं उसमें तुरंत देख लूंगा. बट पहला काम क्या आएगा, स्टेप क्या आएगा डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग में? वो ये है कि आपको डिसीजन टेबल बनाना है. दूसरा स्टेप क्या आएगा, जब डिसीजन टेबल बन जाएगा उसकी मदद से हम टेस्ट केसेस को डिजाइन करेंगे. तो आपके पास सामने एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से आप डिसीजन टेबल को कंस्ट्रक्ट करिए. और करने के बाद यू कैन सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल जस्ट सी इट.
आई होप यू आर डूइंग इट। बेटा कैमरा ऑन कर लो तब तक, मुझे दिखे तो तुम लोग कर रहे हो। हाँ, तो हम अगले स्टेप पे फिर आए। पुष्कर, रंजीत, बेटा ओपन द कैमरा एवरीवन, एंड मुझे जैसे एक सृष्टि और व्हाट्सएप आ जाता है मैं देख लूंगा कि आपका जो है चार क्वाड्रेंट्स हैं हमारे डिसीजन टेबल में। चारों क्वाड्रेंट्स को इसमें आइडेंटिफाई करिए और उसके बेसिस पर आप पहला काम क्या है, डिसीजन टेबल को आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। किसी ने कर लिया हो तो मुझे बता दे। और अगर मुश्किल आ रही है तो भी बता दे, चुप ना रहो। क्लास में होता ना तो थोड़ा सा हम घूमते घामते देखते आप लोग की कॉपी, अब मैं देख भी नहीं पा रहा हूं, तो आपको बेटा ईमानदारी से अपना काम करना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अपने आप तुम्हें समझ में आएगा। अ प्रोग्राम कैलकुलेट्स द टोटल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय विद द कंडीशन इफ द वर्किंग आवर्स आर लेस देन और इक्वल टू 48 देन गिव नॉर्मल सैलरी। ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं इसी में कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स आर ग्रेटर देन 48 या वर्किंग आवर्स आर लेस देन 48। एक तो कंडीशन ये दिया हुआ है। एक्शन क्या आया हुआ है, एक्शन ये आ रहा है देन गिव नॉर्मल सैलरी। एक एक्शन ये मिल रहा है। आगे बढ़े अगर हम, द आवर्स ओवर 48 on normal working days are calculated at the rate of 1.25 of the salary। तो ये जो 1.25 आ रहा है ये मेरा दूसरा एक्शन है। पहला एक्शन क्या था, नॉर्मल सैलरी। दूसरा एक्शन क्या हो रहा है, 1.25 ऑफ द सैलरी। आगे बढ़ रहे हैं हम। तीसरा में लिखा हुआ है आगे इसी क्वेश्चन में, हाउएवर ऑन हॉलीडेज और संडेज। तो अब ये एक कंडीशन और आ गई है कि हॉलीडे और संडे की बात हो रही है। पहला कंडीशन क्या था कि हमारे वर्किंग आवर्स क्या हो रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या आ रहा है कि छुट्टी का दिन तो नहीं है या संडे तो नहीं है। हाउएवर ऑन हॉलीडेज और संडेज द आवर्स आर कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 times। तो ये जो 2 times है ये मेरा तीसरा एक्शन हो रहा है ऑफ द सैलरी। एंड यू हैव टू डिजाइन टेस्ट केसेस यूजिंग डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग। सो डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग में पहला स्टेप ये है डिसीजन टेबल को कंस्ट्रक्ट करना। सर क्विज ले रहे हैं क्या? सर क्विज ले रहे हैं क्या? हाँ बेटा क्विज ही है, ये क्विज ही है। क्विज अभी जो आप लग रहा है अभी आप लेट में आए हैं, ये जस्ट जो पहले मैंने अभी पढ़ाया हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्विज नहीं है उस तरीके से, आपका सरप्राइज क्विज नहीं है, बट क्वेश्चन तो है ही। आगे हम चलते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूं, आप उससे कंपेयर करिए कि क्या आपने जो बनाया हुआ है क्या आप वैसे बना रहे थे कि नहीं बना रहे हो। तो आपका जो डिसीजन टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन में अगर देखो तो क्या लिखा हुआ था, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब, कंडीशन एंट्री एंड एक्शन एंट्री, ठीक है। सो यहां पर दिया हुआ क्या था, अ प्रोग्राम कैलकुलेट्स द टोटल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय विद द कंडीशन दैट द वर्किंग आवर्स आर लेस देन और इक्वल टू 48। तो ये जो दिया हुआ है C1 ये वर्किंग आवर्स दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या था और क्या लिखा है, देन गिव नॉर्मल सैलरी। तो ये एक्शन A1 नॉर्मल सैलरी है।
दूसरा क्या है हमारे पास, वो ये तो इसमें क्या हुआ है, अगर मेरे वर्किंग आवर्स जो हैं वो 48 से कम है, यानी ये तो ग्रेटर देन साइन है, तो 48 से कम है यानी फॉल्स, और साथ में ये हॉलीडे या संडे नहीं है यानी ये भी फॉल्स, तो उस केस में हम नॉर्मल सैलरी दे रहे हैं। ये एक्शन आपको सिर्फ परफॉर्म करना है। तो एक्शन एंट्री में सिर्फ एक ही एंट्री हो रही है यहां पर, ये ध्यान रखना। आगे अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें तो लिखा हुआ है द आवर्स ओवर 48, यानी कि अब वर्किंग आवर्स ग्रेटर देन 48 क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। एंड वर्क ऑन नॉर्मल वर्किंग डेज, अगर नॉर्मल वर्किंग डे की बात हो रही है तो हॉलीडेज और संडेज वाली कंडीशन ये फॉल्स रहेगी, यानी ये ट्रू और ये फॉल्स। तो सैलरी कितनी मिलनी है, 1.25 ऑफ द सैलरी, वो यहां पर ये दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन दिया हुआ है कि हॉलीडेज और संडे की बात हो रही है, तो ये जो दिया हुआ है यहाँ टी और एफ नहीं लिखा है। एक तरीके से जब तुम लोग ने सीओ पढ़ा होगा था ना, डोंट केयर कंडीशन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर फर्क क्या पड़ रहा है, अगर हॉलीडे और संडे पे काम कर रहा है तो उस समय के लिए वो 2 टाइम्स ऑफ द सैलरी हो रही है। तो ये हमारा एक डिसीजन टेबल बना है प्रीवियसली, जो जस्ट अभी क्वेश्चन जो हमने अभी ये डिस्कस किया हुआ था, ये वाला। सो आई होप सबका बन गया। हाँ, समझ में आ गया डिसीजन टेबल आपको? यस सर। ठीक है, तो अगर डिसीजन टेबल बन गया है तो अगला स्टेप होगा मुझे टेस्ट केसेस को डिराइव करना है। तो जब हम टेस्ट केस बनाते हैं अपना, तो ध्यान हो तो हम लोग क्या रखते थे, उसमें इनपुट रखते थे और हम अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट रखते थे, यही तो हमारा पुराना टेम्पलेट है। और अब इस डिसीजन टेबल की मदद से हम लोग टेस्ट केसेस को डिराइव कर रहे हैं। एक कंडीशन क्या दिया हुआ था कि हम यहाँ पर जो टेस्ट केस बनेंगे वो किसके अकॉर्डिंगली बनेंगे, उसके अकॉर्डिंगली बनेंगे जो हमारे रूल्स लिखे हुए हैं और हमारे जो एक्शंस आ रहे हैं। अब इसके बेसिस पर जो बना है टेस्ट केसेस डिजाइन किया है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लेते हैं वर्किंग आवर 48 है और मेरा जो डे है मंडे है। मंडे का मतलब क्या हो गया, ये हॉलीडे या संडे नहीं है, तो उस केस में मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, एज पर द डिसीजन टेबल विच वी हैव मेड, वो है नॉर्मल ना, एक तो नॉर्मल यहां पर आएगा, तो इस केस में यहां नॉर्मल आया। वर्किंग आवर हमारा 48 आया हुआ है और डे हमारा मंडे है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा, नॉर्मल। वर्किंग आवर ग्रेटर देन 48 हुआ और वर्किंग और डे क्या है, नॉर्मल है, तो 1.25। और वर्किंग आवर अगर यहाँ ग्रेटर देन हो या जैसा भी हो, बट डे हमारा संडे है, उस केस में 2 टाइम्स ऑफ द सैलरी। तो जो मेरे एक्शंस आ रहे थे वो एक्शंस ही मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और बाकी मैं इनपुट क्या दे रहा था, इनपुट दे रहा था वर्किंग आवर और डेज को लेकर, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग में क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन में आपको उस क्वेश्चन के बेसिस पर डिसीजन टेबल को फॉर्म करना है, और उसके बाद उस डिसीजन टेबल की मदद से हमें टेस्ट केसेस को डिजाइन करना है। टेस्ट केसेस को जब डिजाइन करेंगे तो जितने एक्शंस आ रहे हैं उनको मैं चेक जरूर करूंगा, वो मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, उनके करस्पॉन्डिंग में अपने क्या इनपुट्स हो सकते हैं कुछ, उनको हम लोग अपने टेबल में बनाएंगे और अपना टेस्ट केस को डिजाइन करेंगे। प्रोग्राम हमें नहीं बनाना था, मैं फिर याद दिला रहा हूं, हमारा ऑब्जेक्टिव एज अ टेस्टर क्या है, हम टेस्ट केसेस को बना रहे हैं, ओके। यस सर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, आप इसको घर पे करिएगा अपना। मैं आपको अभी गूगल क्लासरूम में उसको मैं एक क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, आई विल जस्ट टाइप इट एंड गिव इट टू यू इन द गूगल क्लासरूम, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव वन आर्टिकल टू रीड, एंड दैट इज अबाउट जो मेरा एक अगला टेस्टिंग है ब्लैक बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक आपके कोर्स करिकुलम के अकॉर्डिंगली जो आखिरी जो एक और लिखी हुई है, दैट इज कॉज बेस्ड, आपका कॉज इफेक्ट ग्राफिंग बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक। इनके बारे में मैं आपको एक आर्टिकल दूंगा, उसको आप पढ़िएगा,
और इसके बारे में हम लोग जब डिस्कशन होगा, इसको हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा कल करेंगे। आपको मैं आज ही दे दूंगा पढ़ने के लिए, तो आई एम नाउ गोइंग टू एक्सपेक्ट कि ये एक पार्ट मैंने सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ है, आर्टिकल भी मैं दे रहा हूं, आप उसको गूगल पे और भी सर्च कर सकते हैं। एंड टुमारो आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट some of you to explain me this particular part, that is cause effect graphing based testing technique। ये हम लोग खत्म कर लेंगे तो मेरा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग व्हाइट बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, यूनिट 2 मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग नेक्स्ट वीक तक खत्म कर लेना चाहिए। So this was till what we have to discuss today. Now everyone just open your camera so that I can see you. It can be recorded and also आप अपने chat box में अपना नाम and roll number आप लिख लीजिए, और अगर किसी को कोई बात करनी है, he or she can ask me anything. रोल नंबर 21 आकाश, हाँ शालिनी, चलो किसी को कुछ पूछना है बेटा, और शुड वी कॉल ऑफ द क्लास, एनीथिंग टू आस्क? ओके बेटा, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय।